मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा लेसन चल रहा था बायोलॉजी का 8वां चैप्टर पादपों में खनिज पोषण। ठीक है बच्चों, उसमें कल हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि पादपों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। तो 3 विधियाँ थी: पादप भस्म का विश्लेषण, बालू संवर्ध प्रयोग और जल संवर्ध प्रयोग। तो जिसमें हमने पादप भस्म का विश्लेषण कल पढ़ा था, डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है बालू संवर्ध का प्रयोग। तो बालू संवर्ध प्रयोग विधि कहाँ यूज में ली जाती है या क्या जानने के लिए काम में ली जाती है? तो पादपों में खनिज पोषकों की उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए या यह जानने के लिए कि कौन सा खनिज तत्व की क्या उपयोगिता है प्लांट में, या उस खनिज तत्व की कमी से पादप में कौन कौन से न्यूनता के लक्षण प्रकट होते हैं, यह जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के प्रयोग में किसको यूज में लेते हैं? तो नाम सिद्ध चल रहा है, प्लांट को किसमें उगाएंगे? बालू रेत में। किसमें? बालू रेत में। ठीक है बच्चों, तो अब डिटेल से पढ़ते हैं कि इस विधि में क्या किया जाता है। तो इस विधि में सबसे पहले बालू रेत लेते हैं और बालू रेत को HCl से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करते हैं? निर्जमित करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जमित करते हैं। ठीक है, निर्जमित बालू में किसी प्रकार का कोई खनिज तत्व नहीं रहता है। उसके बाद इस HCl से निर्जमित बालू को हम पानी में धोकर सुखाते हैं और सूखने के बाद उस बालू रेत को 4-5 अलग अलग पात्रों में डाल देते हैं। ठीक है, और हर पात्र में एक एक प्लांट लगा देते हैं। ठीक है, एक पात्र में हम सभी आवश्यक पोषक तत्वों का विलयन डालते हैं पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए। ठीक है, एक पात्र में जिसमें हमने बालू रेत ली थी, HCl से निर्जमित बालू रेत ली थी, उसमें प्लांट लगाया और उसमें प्लांट लगा के उस बालू में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का विलयन डाल दिया पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए। ठीक है, उस प्लांट को हम बोलेंगे नियंत्रण पौधा। क्या बोलेंगे? नियंत्रण पौधा। यह पौधा काम आएगा अन्य पौधों से कंपेयर करके यह पता लगाने के लिए कि पर्टिकुलर इस खनिज तत्व की कमी से प्लांट में ये न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और अन्य पात्रों में भी हमने क्या लगा दिए? प्लांट लगा दिए। ठीक है, और हर पात्रों में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी वाला विलयन डालते हैं। बाकी के हर पात्रों में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी वाला विलयन डालते हैं। ठीक है, कमी वाला विलयन डालते हैं और इन पौधों को हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण पौधे। क्या बोलेंगे? अपूर्ण पौधे बोलेंगे। ठीक है, अब जब ये वृद्धि करेंगे तो इसमें सपोज करो जैसे हमने मैग्नीशियम नहीं डाला, इसमें जो पोषक विलयन डाला उसमें मैग्नीशियम नहीं था, तो मैग्नीशियम की कमी से इसमें कुछ ना कुछ न्यूनता के लक्षण प्रकट होंगे। वो हम कंपेयर करेंगे इससे जो स्वस्थ वृद्धि कर रहा है। ठीक है, कि भाई मैग्नीशियम की कमी से ये न्यूनता के लक्षण प्रकट होते हैं, हमें पता चल गया। सपोज करो इसमें हमने कैल्शियम की कमी रख दी, इसमें हमने कॉपर की कमी रख दी, तो उससे पर्टिकुलर खनिज तत्वों की कमी से प्रकट होने वाले या उत्पन्न होने वाले न्यूनता के लक्षण का पता हमें चल जाएगा। ठीक है, तो इस विधि द्वारा एक या एक से अधिक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले न्यूनता के लक्षणों की जानकारी मिलती है। इस विधि द्वारा एक या एक से अधिक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले न्यूनता के लक्षणों का हमें क्या करता है? पता चलता है। ठीक है, अब इस विधि या प्रयोग में हम किसको यूज में ले रहे हैं? बालू रेत को। लेकिन बालू रेत के उपयोग में लेने से अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम बालू रेत की जगह प्लास्टिक चिप्स, ये भी एक माध्यम है इसको उगाने का, पौधों को उगाने का। प्लास्टिक चिप्स या क्वार्ट्ज या वर्मिकुलाइट को हम बोलते हैं कृत्रिम मृदा। क्या बोलते हैं? कृत्रिम मृदा। तो बालू रेत का जो विकल्प है वो ये है, बालू रेत की जगह हम इनको भी उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक आता है वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट क्या है जिसको हम कृत्रिम मृदा बोल रहे हैं, ये क्या है? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं वर्मिकुलाइट क्या है। तो वर्मिकुलाइट प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला एक खनिज पदार्थ है। वर्मिकुलाइट प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला एक खनिज पदार्थ है। इस खनिज पदार्थ को एक विशेष भट्टी में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। कितने डिग्री पर? 200 डिग्री सेल्सियस पर
गर्म किया जाता है। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो एक विशेष उत्पाद प्राप्त होता है। उस विशेष उत्पाद का उपयोग ही हम पौधों को उगाने में करते हैं। ठीक है। जो वर्मीकुलाइट है, जिसको हम कृत्रिम मृदा बोल रहे हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं? तो इसके गुण ये होते हैं कि यह रासायनिक रूप से क्या होता है, अक्रिय होता है या अक्रियाशील होता है। वर्मीकुलाइट जो कृत्रिम मृदा है वो रासायनिक रूप से क्या होता है, अक्रिय होता है। ठीक है। और हल्के भार वाला होता है। ठीक है। उष्मारोधी होता है और अधिक जल अवशोषण करने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो बनावट है वो क्या होती है, ढीली होती है। जब बनावट ढीली होती है तो मूल तंत्र का पूरी तरीके से विकास हो जाता है या मूल तंत्र के विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसका विघटन नहीं होता, इसका विघटन नहीं होता, जिसके कारण एक या एक से अधिक फसल हम लगातार इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये था वर्मीकुलाइट। तो ये विधि थी हमारी बालू संवर्ध प्रयोग, बालू संवर्ध प्रयोग। ठीक है बच्चों। अब बालू की जगह अगर हम वर्मीकुलाइट या कृत्रिम मृदा लें, बालू संवर्ध प्रयोग में बालू की जगह अगर हम कृत्रिम मृदा लें तो उस संवर्ध को हम क्या बोलेंगे, तो उस संवर्ध को हम बोलेंगे वर्मीकुलोपोनिक्स। क्या बोलेंगे, वर्मीकुलोपोनिक्स, वर्मीकुलोपोनिक्स ये बोलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बालू संवर्ध प्रयोग। ठीक है। दिखने में बोर्ड के ऊपर थोड़ी समस्या आएगी आपको कि बोर्ड छोटा है, तो इनकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं आपको बार बार लगातार भेज ही रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो ये था बालू संवर्ध प्रयोग। अब तीसरी जो विधि है पोषक तत्वों की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए, वो है जल संवर्ध विधि, वो पढ़ेंगे अब हम। तो अगली विधि है हमारी तीसरी, जल संवर्ध प्रयोग। कौन सी विधि है, जल संवर्ध प्रयोग। ठीक है। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या यूज में लेंगे हम, मृदा या मिट्टी में पौधे को न उगाकर हम किस में उगाएंगे, जल में उगाएंगे। किस में उगाएंगे, जल में। और जल में ही जो आवश्यक पोषक विलयन है उनका घोल डाल देंगे। ठीक है। तो देखिए इस विधि में क्या है। तो जर्मन वैज्ञानिक था जूलियस सैक्स, जर्मन वैज्ञानिक था एक जूलियस सैक्स। उन्होंने ये सबसे पहले प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयनों के घोल में भी उगाया जा सकता है। ये बात सबसे पहले किसने प्रदर्शित की, तो यह बात सबसे पहले प्रदर्शित की जर्मन वैज्ञानिक जूलियस सैक्स ने। उन्होंने बताया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में भी उगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब पोषक विलयन के घोल में पादप को उगाने की जो विधि है, प्लांट को या पौधे को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में उगाने की जो विधि है वो ही क्या कहलाती है, जल संवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है, जल संवर्धन। इसको हम हाइड्रोपोनिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल के साथ कार्य करना। जिसका अर्थ क्या होता है, जल के साथ कार्य करना। हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन को हम हाइड्रोपोनिक्स भी बोलते हैं। तो और जल संवर्धन किसे बोलोगे, तो मृदा की अनुपस्थिति में जल में या पोषक विलयन के घोल में पादप को उगाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, जल संवर्धन कहलाती है। ठीक है। इस विधि में हमने एक जार में क्या ले लिया, जल ले लिया। एक जार में जल ले लिया और उस जल में सभी पोषक विलयनों का घोल डाल दिया। सभी पोषक तत्व मिला हुआ जो घोल है वो डाल दिया। ठीक है। और एक प्लांट लगा दिया। ठीक है। अब इस जार में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ेगी प्लांट को। तो ऑक्सीजन के लिए प्लांट को क्या करेंगे, इस जार में एक नली की व्यवस्था कर देंगे। इस जार में प्लांट के या पौधे की जड़ के पास एक नली की व्यवस्था कर देंगे, एक नली लगा देंगे जिसके द्वारा यहाँ क्या प्रभावित होगी, ऑक्सीजन प्रभावित होगी। ठीक है। इस विधि में घोल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए घोल में जड़ के पास एक नली द्वारा ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये था जल संवर्धन प्रयोग। ठीक है। अब इस जल संवर्धन प्रयोग में जो पोषक विलयन का घोल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं हम, तो पोषक विलयन का जो घोल यूज में दिया जाता है जल संवर्धन विधि में, वो 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर निर्धारित कर रखा है। उस कौन कौन से वैज्ञानिक, सैक्स, नोक व होकलैंड। तो सैक्स, नोक व होकलैंड द्वारा निर्धारित
पोषक विलयन का घोल यूज में लिया जाता है या उपयोग में लिया जाता है, किसमें? जल संवर्धन प्रयोग में। ठीक है बच्चों, तो ये था जल संवर्धन प्रयोग। तो 3 विधि हमने पढ़ ली, पादप वस्तु का विश्लेषण, बालू संवर्धन प्रयोग और जल संवर्धन प्रयोग। ठीक है, किस यूज में आती है तीनों विधियाँ? तो इन तीनों विधियों के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि पादप में किस पोषक तत्व की क्या उपयोगिता है या किस पोषक तत्व की कमी से क्या न्यूनता के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आता है पादपों में अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, ये डिस्कस हम अब करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, कि पौधों में कौन कौन से अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों का पादपों में क्या रोल होता है या क्या उपयोगिता होती है, और उन पोषक तत्वों की कमी से पादपों में क्या क्या न्यूनता के लक्षण प्रकट होते हैं। ये टॉपिक चलेगा हमारा लास्ट तक। ठीक है, तो पादपों के अनिवार्य पोषक तत्व पढ़ेंगे हम। तो ये जो अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं इनको हम अकार्बनिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक तत्व, जो पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? भूमि से प्राप्त करते हैं या मृदा से प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे अकार्बनिक तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा या भूमि से प्राप्त करते हैं। इन अकार्बनिक तत्वों को हम खनिज तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज तत्व। ठीक है, और इन खनिज तत्वों का पेड़ पौधों के द्वारा पोषण के रूप में उपयोग में लेना, इन खनिज तत्वों को पेड़ पौधे पोषण के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण। तो पादपों में खनिज पोषण किसे कहोगे? मृदा में उपस्थित अकार्बनिक तत्व या खनिज तत्वों को पेड़ पौधों के द्वारा पोषण के रूप में उपयोग में लेना ही क्या कहलाता है? पादपों में खनिज पोषण कहलाता है। पादपों में खनिज पोषण कहलाता है। और इन खनिज तत्वों को क्या कहते हैं? खनिज पोषक कहते हैं। जो खनिज पोषण में काम में आते हैं खनिज तत्व, वो क्या कहलाते हैं? खनिज पोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज पोषक। ठीक है, इन खनिज पोषकों को पेड़ पौधे जल, वायु और मृदा, कहाँ से? जल, वायु और मृदा से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं? प्रकृति में 105 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से 60 तत्व 60 प्रकृति में 105 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से 60 तत्व पादपों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पादपों में। ठीक है, ऐसे पोषक तत्व या ऐसे खनिज पोषक जो वृद्धि एवं विकास में काम के लिए अनिवार्य है, ऐसे खनिज पोषक तत्व जो पेड़ पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, उन खनिज पोषक तत्वों को हम क्या बोलते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व। ये बात आई समझ में? अनिवार्य पोषक तत्व कौन से? वे खनिज पोषक जो पेड़ पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम अनिवार्य पोषक तत्व कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 17 है। कितनी? 17। टोटल कितने मिल रहे हैं पादपों में? 60, जिनमें से वृद्धि और विकास में के लिए आवश्यक कितने हैं? 17। उन 17 को हम क्या बोल रहे हैं? अनिवार्य पोषक तत्व। क्या बोल रहे हैं? अनिवार्य पोषक तत्व। तो अनिवार्य पोषक तत्व वे पोषक तत्व जो पेड़ पौधों में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, वो अनिवार्य पोषक तत्व कहलाते हैं। उनकी संख्या पेड़ पौधों में कितनी होती है? 17 होती है। ठीक है, बाकी जो शेष बचे वो अनावश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनावश्यक पोषक तत्व। अब टॉपिक आता है हमारा अनिवार्य पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अनिवार्य पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो आवश्यक मात्रा के आधार पर कि प्लांट को कितनी न्यूनतम मात्रा तो चाहिए ही चाहिए, उस आवश्यक मात्रा के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। वृहद पोषक तत्व, जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अनिवार्य पोषक तत्वों को हम आवश्यक मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभेदित करते हैं, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम कल। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।